गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूजा मैम। आप सभी बच्चों का गोल एकेडमी क्लास में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और अगर नहीं भी चल रही है तो बच्चों पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सफर की शुरुआत जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा हमारे लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर हम बहुत जल्दी से शुरुआत कर दें इसके लिए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सफर को आसान बनाने के लिए आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो आज है हमारा लेक्चर 4 क्या है हमारा? लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ है बच्चों। तो अगर आप इस क्लास में पहली बार आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस क्लास के बाद कंप्लीट कर सकते हो। उससे पहले हम लेक्चर 4 में आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड का रिवीजन करा देंगे ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा क्या है? लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। ठीक है बच्चों, बात करें तो लघु बीजाणु जनन आपके नर भाग में उपस्थित होता है, नर भाग में क्रिया होती है, और जो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है वो आपके मादा भाग में होती है बच्चों। ठीक है, तो ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताइए कि नर भाग क्या होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि नर भाग हमारा क्या होता है। तो आप सभी बच्चे बताएंगे हमें कि जो नर भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पुंकेसर कहलाता है। ये हमारा नर भाग होता है। ठीक, इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से आपको डिटेल में बता चुके हैं पहले वाले लेक्चर में, फिर भी हम रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि जो आज की क्रिया है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, तो बच्चों नर भाग हमारा क्या होता है? पुंकेसर होता है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है पराग कोश होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? पराग कोश होता है। और बात करें तो ये जो भाग कहलाता है इसे हम लोग योजी कहते हैं, और जो ये डंठल जैसी संरचना होती है इसे हम लोग पुतंतु कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? पुतंतु। आज जो हम क्रिया पढ़ने वाले हैं वो क्रिया किसमें होगी? आपकी पराग कोश में होगी, क्योंकि पराग कोश में ही क्या बनते हैं बच्चों? परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? परागकण बनते हैं। मतलब जो लघु बीजाणु की जो जनन की क्रिया होती है वो पुंकेसर के कौन से भाग में होती है? पराग कोश के भाग में। सभी बच्चों को अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए कि जो लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया है वो कहाँ होगी बच्चों? पराग कोश में होगी। किसके भाग में? पराग कोश के भाग पुंकेसर में। ठीक है, अब बात करें कि जो पराग की जो अनुप्रस्थ काट होती है, ठीक है बच्चों, जो पराग कोश की अनुप्रस्थ काट होती है वो क्या होती है बच्चों? देखो, हम लोग बायो के स्टूडेंट है, ठीक है, आप सभी बच्चे क्या हैं? बायो के स्टूडेंट। और बायो के स्टूडेंट में अगर रंग ना हो तो क्या हो बच्चों? अगर रंग ना हो तो हमारी जो जीवन है वो अच्छे से नहीं चलने वाली। ठीक है, जीवन से रंगों से भरा हमारा जीवन होता है बच्चों। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो पराग कोश की जो अनुप्रस्थ काट होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है बच्चों। किस तरीके से? कुछ इस प्रकार से हमें दिखती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं ये जो संरचना, जो थैलीनुमा संरचना होती है, ये जो बच्चों थैलीनुमा संरचना होती है जिनमें आपके ऊतक पाए जाते हैं, इसे लघु बीजाणु धानी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, ये जो संरचना होती है इसे आप क्या बोलोगे? लघु बीजाणु धानी बच्चों। ठीक, ये याद रहेगा आप सभी बच्चों को। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या है? बीजाणु जनन ऊतक है। क्या है बच्चों? बीजाणु जनन ऊतक है। ठीक है, दूसरी चीज लघु बीजाणु धानी को याद रखना कि ये कैसी होती है? चतुष्कोणीय भी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? जो पराग कोश की जो संरचना होती है उसे हम लोग चतुष्कोणीय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 4 कोष्ठक उपस्थित होते हैं। कितने बच्चों उपस्थित होते हैं? 4 कोष्ठक उपस्थित है, इसलिए चतुष्कोणीय कहलाती है बच्चों। ठीक, अब बात कर लेते हैं ये जो थैलीनुमा संरचना होती है इसे हम लोग लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, और ये बच्चों जो आपके बने हुए इन्हें हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बीजाणु बीजाणु जनन ऊतक याद रखोगे। क्या याद रखोगे बच्चों? बीजाणु जनन ऊतक याद रखोगे। ठीक है,
अच्छा ये बताओ बच्चों, ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है? ऊतक हमारी जो कोशिकाओं से मिलकर जो समूह होता है, जो कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, फिर भी जो कोशिकाओं का समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि जो बीजाणु जनन ऊतक होता है उसमें आपकी लगातार, मतलब इसमें जो बीजाणु जनन ऊतक होता है इसमें लगातार कोशिकाओं में विभाजन चलता रहता है। क्या चलता रहता है बच्चों? विभाजन चलता रहता है। इसी वजह से जो आपकी एक कोशिका होती है अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है बच्चों, नाम आपको याद रखना होगा अधोस्तरीय कोशिका। ठीक, क्या याद रखोगे बच्चों? अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, बीजाणु जनन में ऊतक में जो आपकी एक अधोस्तरीय लगातार विभाजन होता रहेगा, तो कोई एक कोशिका क्या होगी? धीरे धीरे विकास करने लगी। और कौन सी कोशिका धीरे धीरे विकास कर रही है? अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है बच्चों, अब जब इसमें जब विकास होगा, जब पूरी तरीके से ये विकास हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, तब बच्चों इसे हम लोग क्या कहेंगे? परप्रशु कोशिका। क्या कहेंगे बच्चों? परप्रशु कोशिका कहेंगे इसे। नाम याद रखना कि जब अधोस्तरीय कोशिका जब आकार में बड़ी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रप्रशु कोशिका कहते हैं। जैसे जब हम लोग छोटे होते हैं तो मम्मी कुछ और नाम से बुलाती, पापा कुछ और नाम से बुलाती, कोई हमें लड्डू, सोना वोना, सब लोग ऐसे इस तरीके से बुलाते हैं। उसी और जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तब हमारे जो रियल नाम होते हैं उनसे बुलाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट याद रखना, जब आकार में ये छोटी होती है तो ये अधोस्तरीय कोशिका कहलाती है, और जब आकार में जब बड़ी हो जाती है तो इसे हम लोग प्रप्रशु कोशिका कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करें, और एक चीज याद रखना, ये जो आपकी कोशिकाएं होती हैं ये संख्या में कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? द्विगुणित रहती हैं। ठीक है, जब आपसे सवाल ये पूछा जाए प्रप्रशु कोशिका की संख्या में कैसी होती है, तो आपको याद रखना होगा कि ये संख्या में कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ठीक बच्चों, अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। अब बच्चों याद रखना आप यहाँ पे, ठीक है, क्या याद रखोगे? परप्रशु कोशिका में ही आपका क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा बच्चों। क्या होगा? समसूत्री। हमने आपको समसूत्री विभाजन बताया था ना, जिसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो बराबर मात्रा में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। क्या याद रखोगे बच्चों? समसूत्री विभाजन होगा। अब पेन चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कलर चेंज करना भी जरूरी है। सब कुछ सिर्फ सादा सादा हम लोग लिखेंगे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, अब प्रप्रशु कोशिका अगर समसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका आपकी प्राथमिक कोशिका बनेगी। क्या बच्चों याद रखना? प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है बच्चों, नाम आप सभी बच्चों को याद रखना होगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्राथमिक भित्ति कोशिका बनेगी। ठीक है बच्चों, और ये संख्या में कैसी होगी? द्विगुणित रहेगी। ये भी संख्या में कैसी रहेगी? द्विगुणित ही रहेगी। क्यों? क्योंकि समसूत्री विभाजन हो रहा है बच्चों। अब बात करें प्रप्रशु कोशिका, जो दूसरी कोशिका रहेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? तो वो आपकी क्या कहलाएगी? प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका, पुंबीजाणु जनन कोशिका। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगी? जनन कोशिका। आप सभी बच्चों को जो भी नेम हम बता रहे हैं वो आपको याद रखने होंगे बच्चों। ठीक है, और ये संख्या में कैसी रहेगी? द्विगुणित रहेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको क्या बताया कि लघु बीजाणुधानी में जो बीजाणु जनन ऊतक होते हैं उसमें जब लगातार विभाजन चलता रहता है तो क्या बनता है बच्चों? जो एक कोशिका होती है, जो सबसे अलग कोशिका होती है अधोस्तरीय कोशिका बच्चों, ठीक है, वो जन्म लेगी, वो विकास करेगी, और जब उसके पूरी तरीके से जब उसमें विकास हो जाएगा, वो विकसित हो जाएगी, तो वो क्या बनेगी? आपकी प्रप्रशु कोशिका बनेगी, जिसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, जिसमें एक कोशिका आपकी बनेगी प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी आपकी क्या बनेगी? प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका बनेगी। और ये हमेशा संख्या में याद रखना बच्चों कि ये संख्या में हमेशा कैसी होंगी? द्विगुणित रहेंगी बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़े, तो आगे देखते हैं बच्चों। अभी तक हमने क्या बात की कि जो आपकी जो प्रप्रशु कोशिका थी, ठीक है बच्चों, क्या थी बच्चों? प्रप्रशु
कोशिका जो थी, अब बात कर लिया जाए इसमें, ठीक है। जो प्रशु आपकी जो कोशिका थी उसमें क्या हुआ था, समसूत्री विभाजन से क्या हुआ था बच्चों, समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनी थी बच्चों। क्या बनी थी, दो कोशिकाएं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी हमने कौन सी कोशिका का बताया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ फटाक से। तो एक हमने अभी बताया कि प्राथमिक भित्ति कोशिका, क्या बताया था, प्राथमिक भित्ति कोशिका बताई थी, जो आपकी अंदर की तरफ होती, सॉरी जो आपकी बाहर की ओर होती है, ठीक है। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका का जो निर्माण होता है वो आपकी बाहर की ओर होता है, और जो आपकी प्राथमिक जो पुंबीजाणु कोशिका होती है वो आपकी अंदर की तरफ होती है, ठीक है। इनका जो विकास होता है, वो जो निर्माण होता है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो अगली क्या थी, सेकंड वाली क्या थी हमारी, पुंबीजाणु जनन कोशिका। क्या थी बच्चों, जनन कोशिका, ठीक। अब याद रखना कि जब इनमें विभाजन होगा तब हमारा जो आपकी प्राथमिक जो भित्ति कोशिका है, ठीक है, क्या बच्चों, जो आपकी प्राथमिक जो भित्ति कोशिका है उसमें उससे आपकी चार परतें बनेंगी। क्या बनेंगी, चार परतों का निर्माण होगा। क्या होगा बच्चों, चार परतों का निर्माण होगा। अब बात करें जो पुंबीजाणु जनन कोशिका होगी उसमें भी आपका फिर से क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा बच्चों, समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। अभी तक जो विभाजन चल रहा था बच्चों, वो कौन सा विभाजन चल रहा था, समसूत्री विभाजन ही चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो आपको याद रखना है समसूत्री विभाजन। अब इसके बाद जब समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें आपकी जो कोशिका बनेगी वो बनेगी पराग मात्र कोशिका, ठीक है बच्चों। क्या होगी, पराग मात्र कोशिका, ठीक। इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि इसको शॉर्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमएमसी। क्या पढ़ेंगे, इसे शॉर्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमएमसी मतलब मदर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोंजियस मदर सेल्स, ठीक है। आप हिंदी में याद रखना पराग मात्र कोशिका और शॉर्ट में याद रखना एमएमसी याद रखोगे। अब बात करें बच्चों, पराग मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। अब जब अर्धसूत्री हमने क्या बताया था बच्चों, कि इसमें जो आपका विभाजन होता है वो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, और उसमें जो संतति बनती है वो चार संतति। तो कहने का मतलब है इसमें क्या बनेंगे, चार लघु बीजांड बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, चार लघु बीजांड की संरचना होगी। क्या बनेंगे बच्चों, चार लघु बीजांड बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो लघु बीजांड जनन की जो डेफिनेशन होती है वही बोला जाता है कि पराग कोश में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, किसमें होगा, पराग मात्र कोशिका में, तो फल स्वरूप आपके चार लघु बीजांड बनते हैं, और उस लघु बीजांड बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजांड जनन कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग एक डायग्राम के तौर पे भी समझ लेते हैं, ठीक है। जो ये हमने चार्ट बनाया है इसको थोड़ा सा हम किसमें समझेंगे, डायग्राम में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये हमारी क्या है, एक तरीके से आपकी क्या है, लघु बीजांड धानी है, ठीक है। कह सकते हो परागकोश की जो संरचना है, ठीक है। अब ध्यान देना कि परप्रशु कोशिका में जब प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनती है तो उसमें चार परतें बनती है। कितनी परतें बनती है बच्चों, चार परतें बनती हैं, और चार परतें याद रखना, ये जो पहली परत होती है बच्चों, ठीक है बच्चों, पहली जो परत होती है वो पहली परत आपकी क्या कहलाएगी, बाह्य त्वचा कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, बाह्य त्वचा कहलाती है, ठीक है। आपको नाम याद रखना है कि जो बाहरी जो परत बनती है उसे हम लोग बाह्य त्वचा कहते हैं, ठीक है। अब बात करें कि जो दूसरी जो परत बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, अंतःस्थिशियम कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, इसी तरीके से परते द परत बनती रहती है और इसको हम क्या कहेंगे, अंतःस्थिशियम, ठीक है बच्चों। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःस्थिशियम। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी थी, फिर भी एक बार फिर से रिवीजन करा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सको।
ठीक। तो जो 4 परतें थी उसमें जो पहली परत थी वो बाह्य त्वचा थी, दूसरी जो थी अंतःस्थिशियम थी। अब बात करते हैं तीसरी परत की, ठीक है बच्चों। कौन सी परत की? तीसरी परत की बात करें तो जो तीसरी परत होगी वो आपकी कहलाएगी मध्य परत। क्या कहलाएगी बच्चों? मध्य परत कहलाएगी। अब बात करते हैं जो चौथी परत है, ठीक है बच्चों। जो आपकी चौथी परत है वो चौथी परत आपकी कौन सी रहेगी? कौन सी कहलाएगी बच्चों? टैपिटम कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? टैपिटम। अब बात कर ली तो ये जो 4 परतें हैं, ये 4 परतें किससे बनती है? प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से निर्माण होता है जो बाहर की ओर होता है, ठीक है, परागकोश में। अब बात करें ये जो 3 स्टार्टिंग की परतें हैं, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य परत, इन तीनों का कार्य क्या होता है? ये सुरक्षा प्रदान करती है किसको? परागकण को, ठीक है। टैपिटम का कार्य होता है कि जो परागकण बनते हैं, जो लघु बीजाणु बनते हैं, उनको पोषण प्रदान करती है, ठीक है बच्चों। तो आप देख लेते हैं दूसरा, जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका थी बच्चों, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग इधर देख लेते हैं, ठीक है, यहां से देख लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ये आपकी क्या है? प्राथमिक, ठीक है। वैसे तो यहाँ बनना चाहिए, फिर हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि जो आपकी ये मान लेते हैं ये प्राथमिक आपकी पुंज बीजाणु जनन कोशिका है। क्या है बच्चों? प्राथमिक पुंज बीजाणु, इसको क्या लिखेंगे बच्चों? प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। आपको हर एक नेमिंग अच्छी तरीके से याद रखनी है बच्चों, ठीक है। अब बात करें ये जो कोशिका थी प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा बच्चों? समसूत्री विभाजन, याद रखना इसे, समसूत्री विभाजन, ठीक। जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा बच्चों कि आपकी कौन सी कोशिका बनेगी? पराग मात्र कोशिका बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? पराग मात्र कोशिका। ये जो कोशिका बन रही है समसूत्री विभाजन के बाद, ये आपकी क्या कहलाएगी? पराग मात्र कोशिका बच्चों। क्या कहलाएगी बच्चों? पराग मात्र कोशिका, ठीक है। अब ये संख्या में कैसी होगी? द्विगुणित रहेगी। संख्या में कैसी होगी? द्विगुणित रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या है? समसूत्री, और समसूत्री विभाजन में क्या होता है बच्चों? जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी रहती है, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं कि आपकी इसमें, ठीक है, जो आपकी पराग मात्र कोशिका होती है इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है और आपके 4 लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? 4 लघु बीजाणु, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें होगा? पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और उससे आपके क्या बनते हैं? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? 4 लघु बीजाणु, जो पूरी तरीके से जब परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परागकण भी कहते हैं, ठीक। अब ये क्या होते हैं? टैपिटम परत के सबसे पास होते हैं और टैपिटम जो परत होती है उसका कार्य क्या होता है कि लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं? विकास हो जाते हैं, ठीक। जब परागकण अच्छी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो बाकी जो परतें होती है वो क्या हो जाती है? अपने आप नष्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना, टैपिटम का हमने एक और कार्य बताया था कि ये स्पोरोपोलिनिन नामक का क्या करती है? प्रोटीन स्रावित करती है, ठीक है, जिससे कि जो परागकण होते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रह सके, ठीक। तो बच्चों यही 4 लघु बीजाणु जनन के निर्माण की क्रिया होती है। अब बच्चों एक चीज और याद रखना कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो संख्या होगी वो कैसी होगी? अगुणित रहेगी। कैसी रहेगी बच्चों? अगुणित रहेगी, ठीक है। आपको सिर्फ अब इतना याद रखना है, यहाँ से एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं कि जब बात करी जाए कि पराग कोश में क्या होगा कि जो आपकी लघु बीजाणुधानी होगी उसमें आपका जो बीजाणु जनन ऊतक होगा उसमें जब लगातार विभाजन होगा तो आपकी कौन सी कोशिका बनेगी? अधोस्तरीय कोशिका बनेगी। वो जब आकार में जब बड़ी हो जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रप्रशु कोशिका कहेंगे, जो संख्या में कैसी होगी? दुगुणित रहेगी, ठीक है बच्चों। अब जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो आपकी 2 कोशिकाएं, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका बनेगी, ठीक है बच्चों। अब जब बात करें इसमें जब ये
2 कोशिकाएं निर्माण कर लेंगी, तब इसमें जो प्राथमिक भित्ति कोशिका वो 4 परतें आपकी कौन कौन सी, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिरीय, मध्य परत और टैपेटम। ठीक है बच्चों। और जब पुंज बीजाणु जनन कोशिका की बात करें तो इसमें जब समसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगी, पराग मात्र कोशिका बनेगी। ठीक है। और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपके क्या बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, 4 लघु बीजाणु बनते हैं, जो कि आपके संख्या में कैसे रहेंगे, अगुणित रहेंगे। ठीक है। और यही आपके पराग मात्र से अर्धसूत्री विभाजन में आपके जो 4 लघु बीजाणु के जो निर्माण की जो क्रिया होती है बच्चों, यही बच्चों आपकी क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है बच्चों। तो ये आपकी क्या थी, लघु बीजाणु जनन की क्रिया थी। ठीक है। अब परागकण से नर युग्मक बनने की क्रिया को देखते हैं बच्चों। ठीक है। अब आपके क्या बन गए, लघु बीजाणु बन गए। क्या बन गए बच्चों, लघु बीजाणु बन चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जो आपका अपरिपक्व जो परागकण था, ठीक है, अपरिपक्व जो आपका परागकण था, परागकण की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है बच्चों। ठीक है। जो परागकण की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है आपकी, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, पर आपको अच्छी तरीके से नर युग्मक अच्छे से निर्माण की क्रिया समझ में आ जाए इसलिए दोबारा से आपको बता देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज बात करें बच्चों, ठीक है, तो इसमें हम बात करें ये जो आपके छिद्र होते हैं। ठीक है। पहली बात करें तो ये आपकी बाह्य चोल कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाएगी बच्चों, बाह्य चोल कहलाती है। और आपकी जो ये आंतरिक परत होती है इसे हम लोग अंतःचोल कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, अंतःचोल कहेंगे। ठीक। और उसी तरीके से बात करें कि ये जो सबसे बड़ा भाग होता है इसे हम लोग कायिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कायिक भाग कहते हैं। और ये याद रखना, ये जो संरचना है ये किसकी संरचना है, परागकण की। ये संरचना किसकी है, परागकण की संरचना है, या कह सकते हो लघु बीजाणु की। ठीक है। क्या कह सकते हो, लघु बीजाणु की संरचना। तो अब देखो बच्चों, जो बड़ा भाग था उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक भाग कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो पाया जाएगा उसे हम लोग कायिक केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, कायिक केंद्रक कहेंगे। ठीक है। याद रखना है आपको बच्चों, कायिक केंद्रक। ठीक। अब बात करें ये जो छोटा भाग होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, जनन भाग कहेंगे। क्या कहेंगे, जनन भाग कहेंगे बच्चों। ठीक है। अब बात करें जो आपका ये केंद्रक उपस्थित होता है इसे हम लोग जनन केंद्रक कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, जनन केंद्रक कहेंगे। ठीक। अब ये जो आपका हिस्सा छूटा हुआ, ठीक है, जहां जहां आपके जो बाह्य चोल है, बाह्य चोल उपस्थित जहां नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जनन छिद्र कहेंगे। ठीक है। अब आपको एक चीज और इसमें याद रखनी होगी कि जो बाह्य चोल होती है वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। किससे बनी होती है बच्चों, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। ठीक है। अभी हमने आपको बताया था ना, जो टैपेटम होती है वो एक प्रोटीन का स्रावित करती है जो कि कौन होती है, स्पोरोपोलिनिन होती है। ठीक। ये नाम आपको याद रखना होगा। ठीक। इसी की वजह से जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक। अब बात करें दूसरी, जो अंतःचोल होती है वो किससे बनी होती है, वो पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, पैक्टिन और सेलुलोज से। ठीक। तो याद क्या रखोगे कि पैक्टिन और सेलुलोज। ठीक। अब बात कर ली जाए कि जो सबसे बड़ा भाग होता है कायिक भाग होता है। कायिक भाग आगे चल के क्या बनाता है, पराग नलिका का निर्माण करता है। ठीक बच्चों। और जो आपका ये जो भाग होता है, ठीक है, पहले ये आपका एक केंद्रक में होता है। ठीक है। पहली जो क्रिया याद रखनी, ये आपकी परागकण की संरचना है, पर जो आपकी अपरिपक्व संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है बच्चों। क्या होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है। उसमें याद रखना आपका एक केंद्रक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है बच्चों, एक केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक। जिसमें जो विभाजन होगा ये क्या है, आपका एक केंद्रक है। ठीक है। किसमें, परागकण में। ये आपका अपरिपक्व है। ठीक है। लगातार इसमें जब विभाजन चलता है तो जो ये एक केंद्रक होता है वो आपके दो केंद्रक में बन जाता है। ठीक है। किसमें बन जाएगा, दो केंद्रक, जो कि आपके दो केंद्रक कौन से हैं, एक कायिक केंद्रक, दूसरा
जनन केंद्रक, ठीक। फिर इसमें जब आगे लगातार विभाजन चलेगा तो आपका जो जनन केंद्रक होगा बच्चों, ठीक है, जो आपका जनन केंद्रक होता है वो आगे चल के क्या करता है, जनन केंद्रक जो होगा वो आगे चल के आपके दो नर युग्मकों का निर्माण करेगा। क्या बच्चों? दो नर युग्मकों का निर्माण करेगा, ठीक। तो आपको याद रखना होगा कि आपका जो जनन केंद्रक होगा वो आगे चल के जब विभाजन करेगा तो आपके क्या बनाएंगे, दो नर युग्मक बनाएंगे, ठीक है। अब बात करें जो आपका कायिक केंद्रक होता है, ठीक है, जो आपका कायिक केंद्रक होगा वो जब वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, ठीक है, कायिक जो केंद्रक होगा ये पहले क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, किसको, नर युग्मकों को, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यहीं से आपकी क्या बनती है, पराग नलिका बनती है। क्या बनती है? पराग नलिका बनती है। और पराग नलिका कहाँ से बाहर आती है, जनन छिद्र से बाहर आती है। कहाँ से बाहर आती है, जनन छिद्र से बाहर आती है। और वो कहाँ पहुंचती है, आपके बीजांड में पहुंचती है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना आपकी जो परागकण की अपरिपक्व संरचना होती है वो पहले एक केंद्रक की होती है, उसमें जब विभाजन होता है तो वो दो केंद्रक बनाता है। इसमें एक कायिक केंद्रक कहलाता है, दूसरा आपका जनन केंद्रक, ठीक। फिर उसके बाद बात करें कि जनन केंद्रक में विभाजन होगा तो क्या करेगा, दो नर युग्मकों का निर्माण करेगा, ठीक है बच्चों। और जो कायिक भाग होता है, ठीक है, यहाँ एक सही कर लो बच्चों, ये क्या है, कायिक भाग। गलतियां सबसे होती हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, कायिक भाग, ठीक। तो जो कायिक केंद्रक होगा वो जब वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, याद रखना बच्चों, ठीक है, आधी जो क्रिया होती है वो आपकी क्रिया होती है वर्तिकाग्र में पहुंचने से पहले परागकोश में होगी और दूसरी वर्तिकाग्र पे होती है, ठीक। आपके दो चरणों में क्रिया होती है, पहली होती है परागकोश में, दूसरी होती है वर्तिकाग्र पर पहुंचने से, ठीक है। तो जो आपकी परागकोश में थी वो संरचना थी चार लघु बीजांड के बनने की क्रिया, ठीक है। और वर्तिकाग्र क्रिया कौन सी क्या होगी, आपकी कायिक केंद्रक से पराग नलिका का निर्माण, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी होंगी, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि बच्चों यहाँ देखो लिखा हुआ है लघु बीजांड जनन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो लघु बीजांड धानी क्या होती है, ठीक है, पराग कोश की गुहिका को लघु बीजांड धानी या पराग धानी कहते हैं, ठीक है। जो आपकी गुहिका जो बनी होती है इस संरचना को क्या कहते हैं बच्चों, पराग धानी कहते हैं या लघु बीजांड धानी कहते हैं। इसके भीतर जो बीजाणु जनन ऊतक होते हैं, ये जो आपके ऊतक बने हुए हैं ये कौन सी संरचना है बच्चों, ये आपके बीजाणु जनन ऊतक होते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा ये ऊतक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, आपको हमने डिटेल में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके बीजाणु जनन ऊतक होते हैं वहां से लेकर जब विभाजन समसूत्री, देखो लगातार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और उससे आपकी क्या बनती है, पराग मात्र कोशिका बनती है, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं पराग कोश का विकास, ठीक है। पहली क्या होती क्रिया आपकी, लघु बीजांड धानी में क्रिया होती है। फिर बात करें पराग कोश का विकास, तो इसमें पहली प्रारंभिक अवस्था होती है। शुरुआत में परागकोश एक सजातीय और विभज्योति की कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। अब बात करें कि जो आपकी बीजाणु जनन आपकी ऊतक होते हैं उसमें आपकी विभज्योति कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो एक बाहरी परत बाह्य त्वचा से घिरा होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो आपकी त्वचा होती है, जो आपकी पुष्प लघु बीजांड धानी होती है वो बाह्य त्वचा से घिरा होता है, ठीक है। दूसरी चीज प्रप्रशु कोशिका, ठीक है। आप बात करें बीजाणु जनन में ऊतक में जब विभाजन हुआ तो वो क्या बनी, आपकी क्या बनी बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ क्या बनी, आपकी बनती है अधोस्तरीय कोशिका। फिर अधोस्तरीय कोशिका में क्या जब वो आपकी आकार में बड़ी हो जाती है तो क्या बनती है, प्रप्रशु कोशिका बनती है, ठीक है। पराग कोश के चारों कोनों पर कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी और सघन जीव द्रव्य वाली हो जाती हैं जिन्हें प्रप्रशु आरंभिक भी कहते हैं, ठीक है। आपकी प्रप्रशु कोशिका भी कहलाती है और प्रप्रशु आरंभक भी कहा जाता है। इनमें विभाजन से दो तरह की कोशिकाएं बनती है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था ना, इसमें आपकी दो कोशिकाएं बनती है, एक प्राथमिक आपकी भित्ति कोशिका बनती है और दूसरी आपकी प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, ठीक। तो ये बाहर की ओर होती है और परागकोश की परतों का निर्माण करती है। परागकोश की परतें यानी जो आपकी चार परतें हमने आपको बताई थी, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं
प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, ठीक। तो ये भीतर की ओर परागकण बनाती है, ठीक है। पहले याद रखना, प्राथमिक भित्तीय कोशिका 4 परतों का निर्माण करती है और जो आपकी पुंज बीजाणु जनन कोशिका होती है ये क्या बनाती है, परागकण बनाती है, ठीक। अब बात करें, पुंज बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से मातृ जनन का निर्माण होता है। मातृ जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। पुंज बीजाणु जनन कोशिका में ही क्या होगा बच्चों, समसूत्री विभाजन होगा और जब समसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा, परागमात्र कोशिका बनेगी और जब परागमात्र कोशिका का निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, उसमें अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन से आपके क्या बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, 4 लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी पूरी जो क्रिया होती है इसे हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक। अब ये रही आपकी परागकण का निर्माण, ठीक है। ये कौन सी आपकी विधि आई, परागकण का निर्माण, ठीक है। तो पहली चीज, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु या परागकण, ठीक है। अभी जैसा कि हमने बताया कि जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपके क्या बनते हैं, लघु बीजाणु और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। परिपक्व होने पर परागकोश की भित्तियां फट जाती हैं और परागकण क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ठीक। तो बेटा ये जो थी आपकी, ठीक है, इस तरीके की जो संरचना थी लघु बीजाणु, ये जो परतें थी ये क्या हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। जब ये फट जाती हैं तो आपके जो लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है, जो आपके लघु बीजाणु होते हैं ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, ठीक है बच्चों, ये मुक्त हो जाते हैं। अब लघु युग्मक जनन क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, लघु युग्मक जनन, ठीक है। तो ये याद रखना, परागकणों और लघु बीजाणु से पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की समस्त प्रक्रियाओं को लघु युग्मक जनन कहते हैं, ठीक। जो परागकण में जो हमने आपको अभी क्रिया समझाई कि जो आपके 2 केंद्रक, पहले एक केंद्रक उपस्थित होता है, उस केंद्रक में जब विभाजन होता है तो 2 केंद्रक बनते हैं, इकाई केंद्रक, दूसरा आपका क्या, जनन केंद्रक, ठीक। जब उसमें आपका जनन केंद्रक में विभाजन होगा तो 2 नर युग्मक बनते हैं, वही क्रिया जो होती है आपकी लघु युग्मक जनन कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब बात करें, यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, ठीक है। बात करेंगे बच्चों तो ये आपकी जो प्रक्रिया है 2 चरणों में पूरी होती है, ठीक। पहली परागकण से पहले और दूसरी परागकण के बाद वर्तिकाग्र पेट, ठीक है बच्चों। तो पहली आपकी परागकोश में होती है, ठीक है, उसमें आपके 4 लघु बीजाणु मतलब परागकण का निर्माण होता है और दूसरी आपकी परागकण के बाद, कहने का मतलब है जो पराग नलिका आपके और नर युग्मकों का अच्छी तरीके से विकसित होना वो आपकी किसमें होती है, वर्तिकाग्र पे होती है, ठीक है। अब विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो एक कोशिकीय परागकण, ठीक है बच्चों, याद रखना, जब स्टार्टिंग में आपका जब एक केंद्रक होता है, ठीक है, जब आपका एक केंद्रक होगा वो आपका क्या कहलाता है, अगुणित रहता है, मतलब उसकी संख्या क्या रहेगी, n रहेगी और उसमें क्या होगा, एक केंद्रक। मतलब शुरुआत में याद रखना बच्चों कि जो आपका एक परागकण होगा उसमें जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा, अगुणित रहेगा, ठीक है। अब समसूत्री विभाजन, ठीक है, याद रखो बच्चों, जहां जहां गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही, समान हो रही, संतति समान रूप से हो रहे हैं, वहां पे हमेशा क्या होगा, समसूत्री विभाजन। अब परागकण के केंद्रक में विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती है, ठीक है। आपकी एक पहली कायिक कोशिका, दूसरी जनन कोशिका बनती है, ठीक है। अब बच्चों याद रखना, डायग्राम से फिर से देख लो, इसमें ये आपका डायग्राम क्या है, परागकण का है, ठीक। इसमें जो आपका बड़ा भाग होता है वो क्या है, कायिक भाग है, ठीक है। जो आपका बड़ा भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक भाग कहते हैं और ये आकार में बड़े होते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, भोजन संचित रहता है, ठीक है। जो बड़े आकार की होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक भाग कहते हैं, ठीक। और जो छोटे आकार की होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन भाग कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, जनन भाग कहेंगे, ठीक। उसमें जनन केंद्रक उपस्थित होता है जो आगे चल के क्या होता है बच्चों, नर युग्मकों का निर्माण करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे विसर्जन, विसर्जन मतलब होता है क्या कहना, झड़ना, झड़ना। अब झड़ने से एक ही चीज याद आती है, बालों का झड़ना।
जो लोग आजकल मतलब अपने पोषण की कमी की वजह से उनके क्या हो रहे, धीरे धीरे बाल झड़ते चले जा रहे हैं। बताओ, मतलब बूढ़े भी नहीं हो पा रहे, उससे पहले ही क्या हो रहे हैं, आजकल के युवाओं में बालों का झड़ना शुरू हो गया है। ठीक है, तो उससे आप कॉन्सेप्ट याद करना, विसर्जन यानी मतलब झड़ना। ठीक, तो इसमें लगभग 60% आवृतबीजी पौधों में परागकण कोशिकीय दो कोशिकीय अवस्थाओं में झड़ते हैं। मतलब कहने का मतलब है दो कोशिकीय यानी जो कायिक केंद्रक होता है, कायिक भाग होता है, और जो कि जनन भाग होता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, दो कोशिकीय अवस्था। ठीक, और उसी में 60% जो आवृतबीजी पौधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक, शेष पौधों में जनन कोशिका पहले ही विभाजित होकर दो नर युग्मक बना लेती है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें जो 60% परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। पर जो शेष बचते हैं उनमें जो आपका विभाजन होता है, ठीक है, जनन कोशिका में क्या हो जाता है, विभाजन होता है, और उससे आपके क्या बनते हैं, दो नर युग्मक बनते हैं, और वो आपका क्या कहलाता है, तीन कोशिकीय अवस्था कहलाती है। ठीक है, पहले आपकी एक केंद्रक था तो एक कोशिकीय अवस्था, दो आपके केंद्रक उपस्थित हुए तो दो कोशिका अवस्था। ठीक है, जब आपके दो नर युग्मक बन गए तो आपकी कौन सी अवस्था कहलाई, तीन कोशिकीय अवस्था कहलाई बच्चों। ठीक है, अब परागकण के बाद का विकास क्या होता है, जब परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचता है। ठीक है, जो परागकण होता है, ठीक है, जो आपका परागकण होता है वो आपका जब वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो पहली जो विधि होती है वो अंकुरण की होती है। पहली जो विधि होगी, याद रखना बच्चों, पहली विधि होगी अंकुरण की होगी। परागकण के जनन छिद्र से पराग नलिका बाहर निकलती है। आपको हमने बताया था कि जो आपके जनन छिद्र होते हैं, जहां पे आपकी बाह्य चोल नहीं उपस्थित होती है, यहाँ पे बाह्य चोल नहीं उपस्थित है तो ये क्या है, जनन छिद्र है, और यहीं से क्या होती है, जो आपकी पराग नलिका होती है वो क्या होती है, बाहर निकलती है बच्चों। ठीक है, अब दूसरी आपको नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको जनन कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे, दो नर युग्मक बनेंगे। नलिका का क्रम याद रखना कि आपके सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक होगा। ठीक है, जो नलिका में जो केंद्रक उपस्थित होगा वो सबसे पहली अवस्था में पाया जाएगा, और जो आपके दो नर युग्मक होंगे वो आपके बाद में होंगे। ठीक है, इनका क्रम जरूर याद रखना। क्या याद रखोगे बच्चों की, केंद्रक आगे आगे और नर युग्मक पीछे पीछे। जो अगला टॉपिक है बच्चों वो हमारा होने वाला है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, कौन सा अगला टॉपिक हमारा क्या होगा बच्चों, गुरु बीजाणु जनन। तो आपको याद रखना होगा कि जो गुरु बीजाणु जनन की जो क्रिया होती है वो आपकी मादा भाग में होती है। कहाँ होती है बच्चों, मादा भाग में होती है। मादा भाग का आपका क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, स्त्री केसर कहलाता है। आपको क्या याद रखना होगा बच्चों की जो मादा भाग है वो हमारा क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है, और स्त्री केसर का जो पहला भाग होता है वो हमारा वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है बच्चों, वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र पहला जो हिस्सा होगा, जो पहला भाग होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र कहेंगे। तो बच्चों अगला जो हिस्सा है, अगला जो भाग है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्तिका कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, वर्तिका। और ये जो फूला हुआ भाग है उसे हम लोग अंडाशय कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अंडाशय। और इसी के अंदर जो संरचना है वो कौन सी संरचना पाई जाती है, आपकी बीजांड संरचना पाई जाती है। कौन सी संरचना पाई जाएगी बच्चों, बीजांड। ठीक है बच्चों, अब बात करें, ये जो संरचना है ये आपकी बीजांड है, और बीजांड में ही क्या बनता है बच्चों, भ्रूण कोश बनता है। क्या बनता है बच्चों, भ्रूण कोश बनता है। अब बात करें बच्चों, तो ये आपके जो संरचना है बीजांड, बीजांड में ही आपके बीजाणु जनन ऊतक होंगे। क्या होंगे बच्चों, बीजाणु जनन ऊतक। इसी में जो आपकी एक कोशिकी होगी, क्या होगी बच्चों, जो एक कोशिकी होगी ये क्या बनी होगी, बीजाणु जनन ऊतक होगी। इसकी जो एक कोशिकी होगी वो क्या कहलाएगी, प्रप्रशु कोशिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, प्रप्रशु कोशिका कहलाएगी। अब बात करें बच्चों, तो सबसे पहली चीज याद रखना कि ये जो गुरु बीजाणु जनन की जो क्रिया है वो आपकी क्रिया कहाँ होगी, स्त्री केसर में होगी। स्त्री केसर के कौन से भाग में होगी, तो आपको याद रखना होगा बीजांड में होगी। ठीक है बच्चों, बीजांड में जो आपका बीजांड काय होता है,
क्या होता है बच्चों, जो आपका बीजांड काय होता है वहीं पे आपका भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अब बात करें इसकी जो संरचना की, तो यहाँ पे जो बीजांड काय होगा वहां पे बहुत सारे क्या होंगे, बीजाणु जनन ऊतक पाए जाएंगे और बीजाणु जनन ऊतक में ही जो आपकी लगातार क्या होगा, विभाजन चलता रहेगा। विभाजन होने की वजह से जो आपकी एक कोशिका बनेगी वो आकार में कैसी हो जाएगी, बड़ी। जब प्रारंभिक अवस्था में रहेगी तो उसे हम लोग विभज्योतकी या फिर कह सकते हो अधोस्तरीय कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अधोस्तरीय कोशिका कहेंगे। अब बात करें जो अधोस्तरीय कोशिका होगी, जब वो अच्छी तरीके से विकास लेगी, विकसित हो जाएगी, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्रप्रशु कोशिका कहेंगे। अब प्रप्रशु कोशिका आपके दो भाग में विभाजित होता है, ठीक है बच्चों। इसमें जब आपका समसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा बच्चों, जब समसूत्री विभाजन होगा तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी बच्चों। पहली जो होगी उसे हम लोग प्राथमिक, क्या बोलेंगे बच्चों, प्राथमिक भित्ति कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, प्राथमिक भित्ति कोशिका कहेंगे। जो आगे चल के इसमें विभाजन होता भी है और विभाजन नहीं भी होता है बच्चों, ठीक है। तो पहली आपकी प्राथमिक भित्ति कोशिका और जो दूसरी कोशिका होगी वो आपकी प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। आपको इतना याद रखना होगा कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें आपकी दो कोशिकाएं बनती, एक प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका बनेगी और दूसरी आपकी क्या होती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका बनती है, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसकी संरचना भी देख लेते हैं हम लोग। तो संरचना देखेंगे तो ये आपके बीजाणु जनन ऊतक है। इसमें से जो आपकी एक कोशिका होगी वो अंदर की तरफ, ठीक है। बात करें अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ क्या होगी, आपकी प्राथमिक पुंब बीजाणु जनन की संरचना होगी और बाहर की तरफ आपकी प्राथमिक भित्ति कोशिका बनेगी। क्या बनेगी, बाहर की ओर आपकी प्राथमिक भित्ति कोशिका बनेगी और अंदर की तरफ आपकी प्राथमिक पुंब बीजाणु जनन कोशिका बनेगी, ठीक है बच्चों। और आगे इसी तरीके से आपको याद रखना होगा, आगे इसी में पुंबीजाणु जनन कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। फिर से क्या होगा बच्चों, समसूत्री विभाजन होगा और फिर उसके बाद इसमें कौन सी कोशिका बनेगी आपकी, इसमें आपकी कोशिका बनेगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बनेगी बच्चों, गुरु, क्या लिखोगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहलाएगी बच्चों, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाएगी, जो कि कब होगी, जब आपकी प्राथमिक पुंब बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, तब आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी। और इसी में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा बच्चों, क्या होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, क्या होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन मतलब जिसमें जनसंख्या गुणों की संख्या क्या हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी आधी हो जाती है, तब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब यहाँ पे आपके 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो लघु बीजाणु की संरचना है, ठीक है, लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया है और गुरु बीजाणु जनन की क्रिया लगभग एक जैसी है, बस अंतर इतना है कि इसमें उसमें आपके 4 लघु बीजाणु बनते हैं और इसमें आपके 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब बात कर लेते हैं आगे, और एक बार जरा इसके डेफिनेशंस को भी अब पढ़ लेते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं बच्चों। तो आपको पढ़ना इसमें क्या रहेगा कि जो आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यहाँ देखो मात्र कोशिका थी, उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे क्या बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं और उसी निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं जो आपके 4 लघु बीजाणु बनते हैं बच्चों, तो 4 में से ये एक रेखीय क्रम में होते हैं, जिसमें से 3 आपके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं बच्चों। 3 आपके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या, गुरु बीजाणु 3 आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, नष्ट हो जाएंगे, और जो आपका एक बचेगा वो बचेगा आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु, ठीक है। क्या बचेगा,
एक आपका जो रहेगा वो क्रियाशील रहेगा और आगे चल के यही क्या बनाएगा, जब ये आपका क्रियाशील गुरु बीजांड इस केंद्रक में जब विभाजन होगा, क्या होगा बच्चों, जब इस केंद्रक में विभाजन होगा, मान लेते हैं ये आपका एक केंद्रक है, ठीक है बच्चों, जब इसमें विभाजन होगा, कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, कौन सा बच्चों विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होता है। और ये कैसा विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन होता है, ठीक है बच्चों, आपको याद रखना होगा ये कैसा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और कैसा, केंद्रक में विभाजन होगा। और जब केंद्रक में विभाजन होगा तो यहाँ पे जो एक केंद्रक था वो किसमें बन जाएगा, दो केंद्रकों में निर्माण हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितने बन जाएंगे, दो केंद्रक बन जाएंगे। अब दोबारा से जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा बच्चों, जब दोबारा से इसमें समसूत्री विभाजन होगा तब जो ये दो केंद्रक हैं, ये दो केंद्रक किसमें बन जाएंगे, आपके चार केंद्रक में बन जाते हैं। ये केंद्रक कितने बन जाएंगे, आपके चार केंद्रक बन जाएंगे। और जब चार केंद्रक बनेंगे तो फिर से दोबारा क्रिया वापस से दोहराई जाएगी, वही से दोबारा से वही क्रिया दोहराई जाएगी। कौन सी क्रिया, समसूत्री विभाजन वाली, ठीक है बच्चों। ये तब तक होती है जब तक कोशिका में जो केंद्रक होते हैं वो कितने ना बन जाए, 8 ना बन जाए, ठीक है। तो अब ये जो दो थे ये कितने बन गए, 4 बन गए। कितने केंद्रक हो गए बच्चों, 4 केंद्रक हो गए। अब ये क्या होते हैं, अपनी अपनी व्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। व्यवस्थित क्रम इनका क्या होता है कि 3 आपके कहाँ पाए जाते हैं, निभाग क्षेत्र में पाए जाते हैं, 3 आपके बीजांड द्वार में पाए जाते हैं, और 2 केंद्रक आपके कहाँ आ जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय भाग में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको आगे याद रखना होगा, इसमें आपका विभाजन होता है कोशिका द्रव विभाजन। कौन सा विभाजन होगा बच्चों, कोशिका द्रव का विभाजन होगा, ठीक है बच्चों। अब कोशिका द्रव याद रखना, प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें केंद्रक का विभाजन होता है, और जो आपकी लास्ट में जब पूरी तरीके से 8 केंद्रक बन जाते हैं तब कौन सा होता है, कोशिका विभाजन होता है, ठीक है बच्चों। कोशिका विभाजन होगा, और ये जो आपके क्या बने थे, 8 केंद्रक बने थे, इनमें आपकी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाता है, कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये संरचना जो बनती है वो कौन सी संरचना होती है बच्चों, भ्रूण कोश की संरचना होती है। ये कौन सी संरचना होती है, भ्रूण कोश की संरचना होती है। तो आपको याद रखना होगा कि जो आपकी 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय वाली जो संरचना होती है वो कौन सी संरचना होती है, भ्रूण कोश की संरचना होती है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ भी लेते हैं एक बार फिर से कि गुरु बीजांड मात्र कोशिका का विकास। सबसे पहली चीज क्या आती है, गुरु बीजांड बनने की क्रिया। जब गुरु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे क्या बनते हैं, लघु बीजांड बनते हैं, और उस लघु बीजांड निर्माण, गुरु बीजांड के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजांड जनन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं गुरु बीजांड मात्र कोशिका का विकास। तो बीजांड का के बीजांड द्वारी क्षेत्र में एक कोशिका अन्य कोशिकाओं में आकार में बड़ी होती है, और इसमें सघन जीवद्रय एक स्पष्ट केंद्रक होता है, इसे एमएमसी मतलब गुरु बीजांड मात्र कोशिका कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको याद रखना होगा कि इसमें एक आपकी बड़ी आकार की कोशिका होती है जो कि आपकी क्या होती है, परप्रशु कोशिका होती है। उसमें जब आपका विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका, ठीक है। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं लगातार इसमें विभाजन होता भी और विभाजन नहीं भी होता। पर बात करें पुंज बीजाणु जनन कोशिका तो इसमें आपका क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने के बाद कौन सी कोशिका बनेगी, आपकी गुरु बीजांड मात्र कोशिका। और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा बच्चों तो आपकी क्या बन जाती है, 4 गुरु बीजांड बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। और उसी तरीके से केंद्रकों में जब विभाजन होता है उससे आपके क्या बनती है, 8 केंद्रक, और फिर लास्ट में आपके क्या होती है, कोशिका द्रव में विभाजन। तो आपकी संरचना जो बनती है भ्रूण कोश की, वो संरचना कैसी होती है, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की, ठीक है। तो बात करें अर्धसूत्री विभाजन, यही लिखा हुआ है यहाँ एमसीसी हर जगह याद रखना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुरु बीजांड मात्र कोशिका। कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, गुरु बीजांड जनन चतुष्क अर्धसूत्री विभाजन के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें गुरु बीजांड चतुष्क कहते हैं, ठीक है बच्चों।
4 संरचना में बनते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुष्क कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात करें मादा युग्मकोद्भिद का विकास, तो इसमें 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, केवल एक क्रियाशील, 3 क्या हो जाते हैं इसमें नष्ट हो जाते हैं और एक क्या हो जाता है, क्रियाशील बचता है। यही क्रियाशील आगे देखोगे बच्चों, तो इसमें क्या है, यही क्रियाशील गुरु बीजाणु विकसित होकर भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद बनाता है, ठीक है। लास्ट में जो संरचना बनती है वो किसकी बनती है बच्चों, किसकी बनती है, भ्रूण कोश की संरचना बनती है, ठीक है बच्चों। कौन सी बनेगी संरचना, भ्रूण कोश की। तो इनकी नेमिंग एक बार हम आपको बता देते हैं, इसकी नेमिंग क्या है। तो ये जो समांतर जो कोशिकाएं होती है ये कैसी होती है, प्रतिमुख कोशिकाएं होती, क्या होती है बच्चों, प्रतिमुख कोशिकाएं होती है, ठीक है। अब बात करें, अब अगली जो संरचना होती है उसकी बात करें तो ये होती है आपकी ध्रुवीय कोशिका, कैसी होती है बच्चों, ध्रुवीय कोशिका। अब बात करें जो लास्ट में जो इसका भाग होता है, ठीक है, बात करें जो इसकी आखिरी जो संरचना होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुवीय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बीच में उपस्थित रहती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं। अब बात करें तो जो आपकी लास्ट में जो बीजांड द्वार पे जो संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे बच्चों, अंड समुच्चय समूह में कहते हैं। इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं आपकी, जो ऊपर स्थित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चों, अंड कोशिका कहेंगे, क्या कहेंगे, अंड कोशिका कहेंगे, ठीक है। और जो साथ में जो इनके 2 कोशिकाएं रहती हैं जो पराग नलिका को मार्ग प्रदर्शित करती हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सहायक कोशिका कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, सहायक कोशिका कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये भ्रूण कोश की संरचना होती है। बात करें तो ये जो अंड समुच्चय होती है बीजांड द्वार के पास उपस्थित होती है। ध्रुवीय कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है। प्रतिमुख कोशिका निभाग की ओर स्थित होती है और इस संरचना को हम लोग 7 कोशिकीय 8 केंद्रकी कहते हैं, ठीक है। और ध्रुवीय कोशिका में आपके क्या होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपका जो लघु बीजांड था और गुरु बीजांड जनन क्रिया थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब वक्त है हमारे क्वेश्चनों का, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाते हमारे टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होते हैं, तो हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब थोड़े से क्वेश्चन के आंसर दे देते, तो जल्दी से फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर इन सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिए फटाक से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है लघु बीजांड कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा टॉपिक में जो लघु बीजांड मात्र कोशिका, लघु बीजांड मात्र कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो आप बताएंगे अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बीजांड के भीतर गुरु बीजांड मात्र कोशिका से गुरु बीजांड बनने की प्रक्रिया। देखो इस क्वेश्चन में ही छुपा है आंसर, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो यहीं से समझ आ जाएगा कि जो गुरु बीजांड बनने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजांड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गुरु बीजांड जनन। क्वेश्चन में ही आपके हर एक क्वेश्चन में ही क्या छुपा होता है, आंसर, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब बात करें अंड समुच्चय में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो अभी हमने संरचना पढ़ी तो हमने उसमें संरचना में क्या देखा कि जो अंड समुच्चय उसमें 2 कोशिकाएं होती, एक आपकी अंड कोशिका होती है, जो एक संरचना होती है वो किसकी होती है, अंड कोशिका की होती है। और बात करें जो आपकी 2 कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, सहायक कोशिका होंगी, कैसी होंगी, सहायक कोशिका होंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भ्रूण कोश के मध्य में स्थित सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है। तो अभी हमने भ्रूण कोश टॉपिक पढ़ा, तो भ्रूण कोश में जो सबसे बड़ी कोशिका जो मध्य में होती है, बिल्कुल बीचों बीच होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों, ध्रुवीय कोशिका कहेंगे, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कोशिका में उपस्थित 2 केंद्रकों को क्या कहा जाता है। जो आपकी ध्रुवीय कोशिका होती है या केंद्रीय कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होते हैं उन केंद्रकों का नाम क्या होता है बच्चों, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है,
बीजांड जिस डंठल द्वारा अपरा से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बीजांड की संरचना से है। बीजांड की संरचना से ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा भाग होता है जो अपरा से जुड़ा होता है। तो आप सभी बच्चे बताएंगे बीजांड वृंत। कौन सी संरचना? बीजांड वृंत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की बारी। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत, देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो बीजांड वृंत होता है, जो उसका ऊपरी भाग होता है जिससे शेष भाग क्या होता है, जुड़ा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हमारा आंसर क्या होगा इसका? नाभिका। क्या होगा बच्चों? नाभिका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हर एक क्वेश्चन को अगर हमने पीछे सारे टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़े तो इन क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे रहे होगे बच्चे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? बीजांड के सुरक्षात्मक आवरणों को, ठीक है, जो सुरक्षा करता है, सुरक्षा कौन करता है? यहाँ पे बात करें बीजांड की तो किसके पास इसका काम होता है? तो आप बताएंगे अध्यावरण। क्या बताएंगे बच्चों? अध्यावरण। ठीक है, अगला 9th नंबर, बीजांड द्वार के शीर्ष पर स्थित वह छोटा छिद्र अध्यावरण अनुपस्थित होता है। ठीक है, ऐसा भाग जहां पे अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? जनन छिद्र। यहीं से जो आपकी पराग नलिका होती है वो बीजांड में, बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। ठीक है, अब बात करें अध्यावरणों से घिरा हुआ मृदुक की कोशिकाओं का मुख्य भाग, मृदुक की जो कोशिकाएं होती हैं वो जो भाग होता है उस भाग को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे बीजांडकाय, जहां पे आपके भ्रूण कोश का निर्माण होता है बच्चों। भ्रूण कोश का निर्माण कहाँ होता है? बीजांडकाय में। यहाँ पे जो कोशिकाएं बनी होती हैं वो कौन से ऊतकों से बनी होती हैं? बीजांड जनन ऊतक से। अगला क्वेश्चन, एक परिपक्व आवृत बीजी भ्रूण कोश कितनी कोशिकीय और केंद्रकीय अवस्था वाला होता है? तो हमने भ्रूण कोश का दूसरा नाम आपको बताया था 7 कोशिकीय। क्या बताया था बच्चों? 7 कोशिकीय। जो भ्रूण कोश की दूसरी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? 7 कोशिकीय। क्या बताओगे बच्चों? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। कितने केंद्रक होते हैं? 8 केंद्रक। ठीक है, आपको भ्रूण कोश का दूसरा भी नाम याद रखना होगा, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। भ्रूण कोश के बीजांड द्वारी पर स्थित 3 कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जो आपकी बीजांड द्वारी पे 3 कोशिकाएं, एक अंड कोशिका, दूसरी आपकी कौन सी? सहायक कोशिका, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड थे। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया लघु बीजांड जनन और गुरु बीजांड जनन। दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, जो कि हमारा लेक्चर 4 था। और लेक्चर 5 बहुत जल्दी आने वाला है, नया टॉपिक आने वाला है जो भी हम बहुत पढ़ने वाले हैं बच्चों। और अभी तक अगर आप जय बैच के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि बाकी क्लासेस भी अपने टाइम पे चल रही हैं। हमें सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से मजबूती के साथ पढ़ने हैं बच्चों। जैसे हम बायो पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश वगैरह भी कंप्लीट करना है अच्छी तरीके से। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नेम, क्लास और आप जहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों, और आज की क्लास के लिए थैंक यू, बहुत ही ज्यादा थैंक यू और राधे राधे।